चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं, ये केवल आपको बना के दिखाना है, डायग्राम बना के दिखाना है कि देखिए हमने वेक्टर को जोड़ दिया और उसका चित्र ये है। तो चित्र बना करके अगर आप वेक्टर्स को जोड़ना चाहते हैं तो आपके पास में दो मेथड होते हैं लॉ वेक्टर एडिशन में। व्हेन वी हैव टू और more than two vectors geometrically। तो ये बात इंपॉर्टेंट है यहां पर। जैसे हमने कहा मेरे पास में दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ए वेक्टर की वैल्यू 5 और बी वेक्टर की वैल्यू 7 है। ये जो दो वेक्टर दिख रहे हैं ये मैथमेटिकली दिख रहे हैं। एक वेक्टर सी है, उसकी वैल्यू 3 है, ये मैथमेटिकली दिख रहा है। लेकिन यहां लिखा गया ज्योमेट्रिकली का मतलब वो चित्र में दिख रहा है। तो व्हेन वी हैव टू और मोर देन टू वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली, देन देयर आर two methods for their addition। अगर आपके पास में दो या दो से ज्यादा वेक्टर ज्योमेट्रिकली हैं तो देयर आर टू मेथड्स फॉर देयर एडिशन। देयर माने उनकी, एडिशन मतलब जोड़ना। आपको उनके जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है हेड टेल कॉम्बिनेशन। इसमें जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। हम हर वेक्टर को लेंगे और दूसरे वेक्टर का हेड और पहले वेक्टर की टेल आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और दूसरा है आपका टेल कॉम्बिनेशन। तो हम इसको डिटेल में लिखा नहीं रहे, जैसा नाम है वैसा ही काम है। यहां पर वेक्टर्स की आपस में क्या मिला देंगे, टेल में। डायग्राम बना के देखते हैं। हमारे पास में एक वेक्टर है, नाम इसका ए है, क्योंकि पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है इसलिए ज्योमेट्रिकली हो गया ये। एक वेक्टर ये है, इसका नाम बी है, इसकी भी हमको फोटो दिख रही है, ज्योमेट्री में दिख रहा है। एक वेक्टर सी है, ये रहा वेक्टर सी, ये भी मुझे फोटो में दिखाई दे रहा है। एक वेक्टर और ले लेते हैं, एक वेक्टर ये है बी। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर होने चाहिए, फिलहाल यहाँ पे 4 वेक्टर है और ये हमको ज्योमेट्रिकली दिखाई दे रहा है। और हम भी इनको जोड़ना चाहते हैं, वो भी ज्योमेट्रिकली। हम भी चित्र बना करके इस बात को बताना चाहते हैं कि देखिए हमने सभी वेक्टर्स को जोड़ दिया। तो हेड टेल कॉम्बिनेशन क्या है, वेक्टर्स को पकड़ते जाइए, एक वेक्टर की हेड और दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ते जाइए। तो अब हमने पहले वेक्टर ए को लिया। याद रखिए कि जब कोई वेक्टर अपनी जगह बदलता है ना, तो ना तो उसका परिमाण बदलता है और ना ही उसका डायरेक्शन। जैसे वेक्टर ए यहां पड़ा हुआ था ये, अब वेक्टर ए को हम उठा के यहां ले गए, वेक्टर ए यहां ले गए, तो वेक्टर ए की ना तो इस काम में दिशा बदलेगी और ना ही मैग्नीट्यूड परिमाण। वेक्टर ए पहुंच चुका है। अब हमने चुन लिया कोई भी वेक्टर, ए के बाद में किसी को भी ले लो। चलो हमने अब ले लिया वेक्टर सी को, या आपका मानो तो बी को ले लो। चलो हमने बी को ले लिया। अच्छा, तो ये मैंने वेक्टर बी को लिया। इस बात का ध्यान रखा कि एक की टेल और दूसरे की क्या मिलेगी, हेड। ये लीजिए वेक्टर आपका आगे बी, ये वेक्टर बी आ गया, हेड और टेल मिल चुका है। अब बारी है किसकी, जो आप चाहो। तो अब बारी है, मान लेते हैं डी की है। कोई ये बाउंडेशन नहीं होती किसको पहले लेना किसको बाद में लेना। अब हमने वेक्टर डी को लिया और वेक्टर डी को
हर वेक्टर का टेल और हेड रखना है केवल कॉम्बिनेशन। ये आ गया वेक्टर डी, वेक्टर डी। कौन बचा? सी। अब ये आया वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर सी। तो जब ये डायग्राम लोगों के सामने जाएगा और लोग ये देखेंगे कि आपने हेड टेल कॉम्बिनेशन किया है, तो समझ जाएंगे इसका मतलब आप वेक्टर्स को क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। तो चित्र बना करके वेक्टर को जोड़ना। ठीक। अगर टेल टेल कॉम्बिनेशन है तो टेल और टेल मिला लीजिए। चलो टेल टेल कॉम्बिनेशन भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वेक्टर सी को लिया, कोई बाउंडेशन नहीं होती किसको पहले लेना है। फिर हमने वेक्टर बी को लिया, टेल एंड टेल मिलानी है। फिर हमने वेक्टर ए को लिया, और फिर हमने वेक्टर डी को लिया, टेल एंड टेल मिलानी है तो वेक्टर डी को लिया। ये रहा वेक्टर वेक्टर सबकी क्या मिल गई? टेल एंड टेल। तो ये आपका क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। ठीक है ना सर? इनका चित्र तो मतलब सर कैसा भी जो है बन सकता है सर? इनका चित्र किसी भी तरीके का बन सकता है, लेकिन आप सब लोग टेल टेल कॉम्बिनेशन का जब चित्र बनाओगे तो एक ही जैसा बनेगा। जैसे हमने टेल टेल कॉम्बिनेशन में पहले किसको लिया था? सी को। तुम पहले जिसको चाहो उसको ले लो। तो टेल टेल कॉम्बिनेशन का चित्र तो सबका एक जैसा बनेगा, चाहे 100 लोग उसको बनाए। लेकिन हेड टेल कॉम्बिनेशन का चित्र सबके कैसे हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर आपने ए को लिया तो चित्र पहले ए को लिया तो चित्र अलग आया, किसी ने पहले बी को लिया तो चित्र अलग आया। लेकिन नहीं सर, जैसे मतलब आप जो है जो डी वाले में सर राइट या अगर जो है लेफ्ट जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी सर? लेकिन डी वाला है कैसा? डी वाला जैसा ना वैसे उठा के रखना पड़ेगा मुझे। डायरेक्शन कैसे बदल सकता सर? जो हेड टेल वाले सर, अगर डी वाले को क्या करते हैं सर राइट की साइड पे जो है लेफ्ट में ले जाते तो? अरे डी कैसा है देखो ना, पहले डी है कैसा? लेफ्ट में है। तो समझो दिया गया जो डी है वो कैसा? लेफ्ट में है। यस सर। तो मुझे अपने वेक्टर के साथ डायरेक्शन बदलने की परमिशन नहीं है, ना ही उसका डायरेक्शन बदलना, ना ही उसका परिमाण। इस बात का ध्यान रखना। यानी कि अगर कोई वेक्टर तुम यहां से अपने घर तक ले जाओ तो ना तो उसकी डायरेक्शन बदलनी चाहिए और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड। सर लेकिन उसी को सर वहां तो जोड़ सकते थे ना, ए और बी में। वो कर सकते थे। जैसे चलो अच्छा एक बार मैं तुमको करके दिखाता हूँ। अब हेड टेल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले किसी का मन आया तो उसने कहा कि सबसे पहले सी को लेते हैं। ध्यान देना भाई, बात समझना। सबसे पहले सी को लेते हैं। तो हेड टेल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले सी को लिया, सबसे पहले सी को लिया। इतना हम कंसंट्रेट क्यों हैं, इतना सावधान क्यों हैं? क्योंकि ऐसा दिखना चाहिए कि वेक्टर सी को उठा करके हमने यहां रख दिया है, लेकिन इस काम से वेक्टर सी का ना तो डायरेक्शन बदला है और ना ही मैग्नीट्यूड बदला है, ना ही डायरेक्शन बदला है। वेक्टर सी ले लिया। बोलो कौन सा वेक्टर ले लें? जो आप बता दो। सी के बाद वेक्टर ए ले लें। चलो वेक्टर ए ले लेते हैं। ये वेक्टर ए को लेके हेड टेल कॉम्बिनेशन में डाल दिया। ये आ गया वेक्टर ए। पहले वेक्टर सी लिया, फिर वेक्टर ए लिया। ये आ गया वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का टेल हेड कॉम्बिनेशन सी के साथ हो चुका है। ये वेक्टर ए आ गया। अब बताओ किसको ले लेंगे? वेक्टर बी को ले लेंगे। अब हमने ये बी को लिया, वेक्टर बी। ये आ गया वेक्टर बी। ए आ गया, सी आया, केवल कौन बचा? डी। तो लास्ट में आया वेक्टर डी। ये आया वेक्टर डी। ठीक। अब हेड टेल कॉम्बिनेशन की ये वाली फोटो और ये वाली फोटो कैसे है? अलग अलग है।
तो वो बनेगा, वो सिचुएशन आएगी। जितने लोग जितने तरीके से सोचेंगे उनके चित्र कैसे होंगे, अलग अलग। लेकिन टेल टेल कॉम्बिनेशन के चित्र हमेशा कैसे रहेंगे, सेम। जैसे अभी हमने जब इसको बनाया तो सबसे पहले किसको लिया था, सी। चलो मान लेते हैं कि अब आपने सबसे पहले डी को लिया, टेल टेल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले डी को लिया। इसके बाद में आपका मन आया तो आपने ए को लिया, तो अब आपने ए को लिया। क्योंकि वेक्टर डी और वेक्टर ए एक ही दिशा में है ना, इसलिए मार्कर का रंग बदल दे रहे हैं। तो मैंने ग्रीन वाले पेन से वेक्टर ए बना लिया, डी हो चुका है, ए हो चुका है। अब हमने वेक्टर बी ले लिया, ये रहा वेक्टर बी, वेक्टर बी। अब रह गया वेक्टर सी, ये रहा वेक्टर सी। देखो ये जो डायग्राम बना और ये जो डायग्राम बना एक जैसा बना। तो टेल टेल कॉम्बिनेशन में आप चाहे जिसको पहले लें, अगर 100 लोग अपने अपने तरीके से टेल टेल कॉम्बिनेशन करते हैं, सभी के चित्र कैसे होंगे, एक जैसे। और इसको कहा जाता है कि टेल टेल कॉम्बिनेशन कैसा है, सिमेट्रिकल है, सममित है, ठीक है ना। और हेड टेल कॉम्बिनेशन में चित्र अलग अलग हो सकते हैं भाई, किसी किसी के मैच भी कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी के क्या हो सकते हैं, अलग। तो उसको कहा जाता है असममित है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो मेरा जो मेन मोटो था, केवल जो हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि अगर आपको वेक्टर ज्योमेट्रिकली दिखाई दे रहा है और आप ये चाहते हो कि हम इनका कॉम्बिनेशन, हम इनका एडिशन ज्योमेट्रिकली करें, तो ज्योमेट्रिकली इस काम को करने के आपके पास में दो रास्ते हैं। एक है हेड टेल कॉम्बिनेशन, जैसा नाम है वैसे प्रॉपर काम है, हेड और टेल मिलाते जाइए जब तक खत्म ना हो जाए। और दूसरे का नाम क्या है, टेल टेल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नोट करिए पहले। यहां पर जो बात अभी हमने आपको बताई है उसको हमने लिखाया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है वो याद रहेगा कि हेड टेल कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, अनसिमेट्रिकल। कि आपने भी जो हेड टेल कॉम्बिनेशन की पिक्चर बनाई और आपके साथी ने बनाई, दोनों पिक्चर कैसी हैं, अलग अलग है। लेकिन जो टेल टेल कॉम्बिनेशन है वो कैसा होता है, हमेशा सेम रहता है, मतलब सिमेट्रिकल। कॉम्बिनेशन को या एडिशन को बात एक ही है। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो हमारे पास में दो रास्ते हैं, टेल टेल कॉम्बिनेशन एंड हेड टेल कॉम्बिनेशन। अब एक क्वेश्चन यहां से डेवलप होता है कि भाई कॉम्बिनेशन करने से रिजल्टेंट आता है। आपने यहाँ पे टेल टेल कॉम्बिनेशन किया, कॉम्बिनेशन का कुछ रिजल्ट होगा। यहाँ पर आपने हेड टेल कॉम्बिनेशन किया तो रिजल्ट भी होगा, सिमिलरली वहां पर भी रिजल्ट होगा। रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि अगर लेंथ कंबाइंड होगी तो क्या मिलता है, लंबाई को अगर जोड़ोगे तो क्या मिलेगी, रिजल्टेंट लंबाई। और अगर मासेस को द्रव्यमान में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मास, परिणामी द्रव्यमान। तो जब आपने वेक्टर्स को जोड़ा तो क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे पता किया जाए, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे पता किया जाए, इसके लिए हमारे पास में 3 नियम। तो फॉर रिजल्टेंट वेक्टर इन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को हम एडिशन भी कहते हैं, तो फॉर रिजल्टेंट वेक्टर इन कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स वी है फॉलोइंग। फॉलोइंग की हिंदी क्या होती है, निम्नलिखित। वी हैव फॉलोइंग रूल्स। तो अगर आप कॉम्बिनेशन में वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो आपके पास में निम्नलिखित रूल है। पहला रूल क्या है, पहला रूल है बहुभुज का नियम। पहले रूल का नाम है बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम। इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन वाला लॉ,
लॉ ऑफ पॉलीगॉन। पॉली माने बहुत सारे, गॉन मतलब मुझे, लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है भी लिखेंगे इसमें। दूसरा है त्रिभुज का नियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का नियम। और तीसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तीसरा है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। तीनों के तीनों नियम केवल रिजल्टेंट वेक्टर्स बताते हैं जब वेक्टर्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बहुभुज का नियम देखो क्या है, जब दो से ज्यादा, मोर देन टू, यानी बहुभुज का नियम तभी काम करेगा जब दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे। तो व्हेन मोर देन टू वेक्टर्स मेक हेड टेल कॉम्बिनेशन, जब दो से ज्यादा वेक्टर हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, when more than two vectors make head tail combination, तब then vector from starting to finishing point gives रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग आर से लिखेंगे। तो जो लिखा गया पहले उसको समझ लेते हैं हिंदी में भी। व्हेन मोर देन टू वेक्टर्स मेक हेड टेल कॉम्बिनेशन, मेक माने बनाना, हेड टेल कॉम्बिनेशन जब वो बनाते हैं, देन वेक्टर, तब वो वेक्टर जो स्टार्टिंग माने प्रारंभिक से फिनिशिंग मतलब खत्म होने वाले पॉइंट तक, जैसे कि अभी भी ये डायग्राम देखो बना हुआ है, काम कर जाएगा। अभी आपने बहुत सारे वेक्टर्स का क्या बनाया था, हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाया था। तो देखो यहाँ पर हेड टेल कॉम्बिनेशन बना हुआ है, या चलो एक नया बना लेते हैं। दो से ज्यादा वेक्टर लेने हैं हमको, तो हमारे पास में एक वेक्टर है जिसका कि हमने रिप्रेजेंटेशन किया, निरूपण किया। एक और वेक्टर है वो ये है, एक और वेक्टर है वो ये है, एक और वेक्टर है वो ये है। खत्म हो गया था। तो जब खत्म हो गया तो ये शुरुआत थी ना, स्टार्टिंग तो ये थी, और फिनिशिंग क्या है ये। तो ये आपका प्रारंभिक बिंदु है और ये आपका क्या है, अंतिम बिंदु है। तो वेक्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिशिंग पॉइंट। अब आपको एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो कि स्टार्टिंग से चलेगा और खत्म कहाँ होगा, फिनिशिंग तक। तो देखो ये स्टार्टिंग है, ये फिनिशिंग है, ये स्टार्टिंग और ये फिनिशिंग। ये जो वेक्टर बनता है ये वाला, इस वाले वेक्टर को कहते हैं कि ये वेक्टर इन सबका क्या है, रिजल्टेंट है। एक बार पढ़ के देखते हैं कि when more than two vectors make head tail combination, यानी बातों ही बातों में तुमको ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ पॉलीगॉन तभी काम करेगा जब कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, हेड टेल, और तब काम करेगा जब वेक्टर कितने होंगे, दो से ज्यादा। देन वेक्टर, तब वो वेक्टर जो प्रारंभिक बिंदु से चलेगा और फिनिशिंग बिंदु तक पहुंचेगा, यही वेक्टर आपको क्या दे देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर ये बात? कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या है? लॉ ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाले लॉ का ही एक पार्ट है, उसमें केवल दो वेक्टर होंगे। जरा देखना लॉ ऑफ ट्रायंगल, जब दो वेक्टर, यानी यहां में दो से ज्यादा नहीं, जब दो वेक्टर हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाते हैं,
तब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक खींचा गया वेक्टर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक खींचा गया वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, हिंदी में परिणामी सदिश देता है। यह है आपका लॉग ट्रायंगल। केवल दो वेक्टर होने चाहिए बस। इसका भी डायग्राम ले लेते हैं कि हमारे पास में दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। कौन सा कॉम्बिनेशन है? हेड टेल कॉम्बिनेशन। तो जब दो वेक्टर हेड टेल कॉम्बिनेशन बनाते हैं तब, तो कॉम्बिनेशन तो बन चुका है, तब के आगे क्या? प्रारंभिक बिंदु से। कौन है प्रारंभिक बिंदु? ये। अंतिम बिंदु कौन है? ये। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो वेक्टर खींचा जाता है उस वेक्टर को क्या कहते हैं? परिणामी रिजल्टेंट। और क्योंकि इस सिचुएशन में एक त्रिभुज बन जाता है इसलिए इसको क्या कहते हैं? लॉग ट्रायंगल। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं बात को? तो लॉग ट्रायंगल को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? When two vectors make head-tail combination, then vector from initial to finishing point gives result. आइए पहले यहाँ तक आइए। आप इसको लिखो, नंबर 1 लिखो, नंबर 2 लिखो, और नंबर 1 नंबर 2 लिखने के साथ साथ ये डायग्राम भी बना लेना। अभी नंबर 3 वाली बात को छोड़ देना। बहुभुज, बहुत सारी भुजाएं, तो ये देखो लॉग पॉलीगॉन हो गया। ये बहुत सारी भुजाएं हैं, लॉग पॉलीगॉन। ये आपका लॉग ट्रायंगल हो गया क्योंकि त्रिभुज बन जाता है इसलिए लॉग ऑफ ट्रायंगल। तो अगर हम लॉग ट्रायंगल को इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? When two vectors make head-tail combination, तब वेक्टर from starting to finishing point gives resultant vector capital R. Resultant is परिणामी। रिजल्टेंट वेक्टर की हिंदी होती है परिणामी सदिश। तो जहां जहां रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसकी हिंदी है परिणामी सदिश। ये सब चलो अब जानते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो जब दो वेक्टर, व्हेन टू वेक्टर्स, यानी कि पैरेललोग्राम में भी आपका जो है दो वेक्टर्स लेने होते हैं आपको। व्हेन टू वेक्टर्स मेक टेल टेल कॉम्बिनेशन, जो जितना मैंने लिखा है पहले उतने का एक डायग्राम भी बनाया। इसको हटा दे भाई। तो अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं और उन्होंने टेल टेल कॉम्बिनेशन कर लिया है तो आगे की कहानी क्या है? चलो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। दोनों ने टेल टेल कॉम्बिनेशन कर लिया। तो जो यहां पर बना इसको तुम समांतर चतुर्भुज में बदलो। When two vectors make tail tail combination, then we convert माने बदलना। We convert
forming geometry into parallelogram then we convert, हम बदलते हैं फॉर्मिंग ज्योमेट्री बनने वाले चित्र को इनटू किसमें, समांतर चतुर्भुज में। तब हम बनने वाले चित्र को समांतर चतुर्भुज में बदलते हैं। तो सारे के सारे हम लोग मैथमेटिशियन लोग हैं, ये आसान सा काम कर लेते हैं। देखो कैसे, अब इसके समांतर यहां से बनाया, इसके समांतर यहां से बनाया, बन गया समांतर चतुर्भुज, बन गया। तो when two vectors make a tail combination then we convert forming geometry into parallelogram। अब जब ये हो जाए parallelogram, now vectors along डायगोनल की हिंदी होती है विकर्ण। तो नाउ वेक्टर अलोंग डायगोनल फ्रॉम टेल कॉम्बिनेशन gives resultant vector। अब समांतर चतुर्भुज बन चुका है, दो विकर्ण होते हैं बेटा। देखो ये भी विकर्ण है, यहां से कोना मिलाओ क्या बन जाता है, विकर्ण। लेकिन आपको कौन सा विकर्ण लेना है, आपको वो विकर्ण लेना है जो कहां से स्टार्ट होता है, टेल कॉम्बिनेशन से। तो नाउ अब वेक्टर अलोंग डायगोनल, विकर्ण के अंदिश वेक्टर जो कि कहां से शुरू करेगा, फ्रॉम द टेल कॉम्बिनेशन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा वेक्टर है जो कि विकर्ण के अलोंग है, और इस विकर्ण ने अपने आप को कहां से स्टार्ट किया है, कॉम्बिनेशन से। इसी का नाम है रिजल्टेंट। ठीक है, डन, नोट कर सकते हैं। सर मतलब सर जरूरी है कि मतलब सर इधर भी हो जाए, सर इधर भी हो सकता है। देखो टेल कॉम्बिनेशन कहां बना है, सर मतलब ये नहीं, हाँ वेक्टर सर जो टू वेक्टर है। चलो उसका वो तो डिपेंड करेगा कि आपके सामने चित्र कैसा। जरा देखो भाई, शायद मिश्रा जी कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं। दो वेक्टर का टेल कॉम्बिनेशन बनाया तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये था, इसका नाम ए था, और एक वेक्टर ये था, इसका नाम बी था। कोई बात नहीं, आप पहले तो ये करो ना कि टेल कॉम्बिनेशन दिए गए वेक्टर्स का बना लो, बन गया। अब आप इस बनने वाले चित्र को किसमें बदलो, समांतर चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज में इसको बदल डालो भाई, थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ता, बदल गया समांतर चतुर्भुज। अब जो विकर्ण कॉम्बिनेशन से पैदा होगा, टेल कॉम्बिनेशन से, उस विकर्ण का नाम है कि वो इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में आपने जान लिया है लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन। फिर आपने जाना है लॉ ऑफ ट्रायंगल, और फिर आपने जाना है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। ये वाला जो ट्रायंगल वाला है ये दो वेक्टर्स के लिए है, दो वेक्टर्स के लिए। और कॉम्बिनेशन कौन सा है, हेड टेल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी आपका दो वेक्टर्स के लिए है, और कॉम्बिनेशन कौन सा है, टेल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ पॉलीगॉन आपका दो हो या दो से ज्यादा हो, मतलब इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जनरली हम पॉलीगॉन लॉ तब लगाते हैं जब हमारे पास वेक्टर कैसे होते हैं, दो से ज्यादा। तो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। जो लॉ ऑफ पॉलीगॉन है, जब दो वेक्टर्स होंगे तो वो अपने आप में तुरंत क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन में दो अथवा दो से
से ज्यादा वेक्टर्स के लिए है, ये वेक्टर्स के लिए है। कॉम्बिनेशन कौन सा हेड टेल कॉम्बिनेशन। और ज्योमेट्रिकली हम ये जब काम करते हैं तो रिजल्टेंट भी हमको कैसा मिलता है ज्योमेट्रिकली। ये सारा का सारा काम जो है डायग्राम बना के किया जाता है, तो जो रिजल्टेंट है वो भी हमको कैसा दिखता है, डायग्राम से ही दिखता है। अगर हम एक फार्मूला निकालना चाहें कि भाई कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जिसमें हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर ले, डायग्राम ना बनाना पड़े, तो उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे पता करते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का कोण, वेक्टर्स के बीच का कोण। बहुत गलती होती है इसमें, जब आपके सामने दो वेक्टर्स आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि भाई इनके बीच का कोण कितना है, तो आप गलती करते हो। कैसे पता करते हैं? जिस पॉइंट पर दो वेक्टर्स मिलते हैं वहां पर दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण, दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण यानी कि एंगल हमेशा डाइवर्जिंग एंगल, डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलता हुआ। जिस पॉइंट पर दो वेक्टर्स मिलते हैं वहां पर दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण हमेशा डाइवर्जिंग एंगल होता है। यानी कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में कोण बनाएंगे तो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, बाहर जाएंगे। जैसे आप देखना, हमने यहां पर एक वेक्टर बनाया, नाम रखा P, एक वेक्टर ये बनाया, इसका नाम रखा Q। बताओ दोनों वेक्टर्स कहां मिले, यहां मिले। जिस पॉइंट पर मिले कोण तो वहीं बनेगा। ये देख लिया करो कि वहां से दोनों वेक्टर फैलने चाहिए, फैलना चाहिए। तो यहां पर आप देखो ना कि इस वाले पॉइंट से ये वेक्टर भी फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, और ये वेक्टर भी क्या हो रहा है, फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो बस इसी कोण का नाम होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। टेल टेल कॉम्बिनेशन में गलती नहीं होती कभी भी, क्योंकि टेल टेल कॉम्बिनेशन जब भी होगा दोनों वेक्टर उस पॉइंट से क्या करेंगे, डाइवर्ज होंगे, फैलेंगे। गलती होती है हेड टेल कॉम्बिनेशन में। देखना जरा सा, जैसे हमने कहा कि भाई एक वेक्टर ये नाम इसका है P और एक वेक्टर ये है, इसका नाम है Q। देखो ये लोग यहां मिल गए। अब यहां गलती होती है, जिस जगह पर वो मिले हैं कोण तो वहीं बनेगा, एंगल तो वहीं बनेगा, उस जगह से वेक्टर को फैलना चाहिए। तो देखो इस पॉइंट से Q वाला वेक्टर तो फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन क्या P वाला वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है ना, P वाला वेक्टर तो इस पॉइंट पर आकर के मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज करना पड़ेगा। तो उसी सीध में जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर आ रहा है उसी सीध में इसको डॉट लाइन से आगे ले जाओ। अब देखो जरा सा, अब इस पॉइंट से Q वाला वेक्टर भी डाइवर्ज हो रहा है और P वाला वेक्टर भी क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ये होगा दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण। तो टेल टेल कॉम्बिनेशन में तो कभी गलती नहीं होती है। जब भी आप गलती करोगे कहां करोगे, हेड टेल कॉम्बिनेशन। जैसे और एक डायग्राम देखो, एक वेक्टर ये है, इसका नाम है N, और एक वेक्टर ये है, इसका नाम है M, और ये वाला एंगल 20 डिग्री है, और हमसे पूछा गया है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण बताइए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स बताइए। तो गलती वो लोग नहीं करते जिनको ये पता होता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो कोण होता है वो कैसा होता है, हमेशा डाइवर्जिंग होता है, फैलता हुआ एंगल होता है। तो अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे।
इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 180 माइनस का, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा 160। क्यों? क्योंकि आप जब इस पॉइंट पर देखोगे कि इस पॉइंट पर आने के बाद इस पॉइंट से ये वाला वेक्टर तो डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज माने बाहर जाना, फैलना, लेकिन इस पॉइंट पर ये L वाला वेक्टर क्या हो रहा है, मिल रहा है करके, मिलना मतलब कन्वर्ज होना। तो अब आपको L वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब आप L वाले वेक्टर्स को आगे बढ़ाओगे उसी सीध में, तो डाइवर्जिंग एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। और जब ये इस वाले कोण का आप पता लगाओगे तो 180 से क्या करोगे, माइनस करोगे, और 180 से जब माइनस करोगे 20 तो क्या मिलेगा 160। समझ पा रहे हो ना बात क्या? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का कोण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें जो है आप गलती करते हो, बहुत ज्यादा गलती होती है। तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन कह लो या इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप दो वेक्टर्स के बीच का कोण पता कैसे करते हो। जिस पॉइंट पर दो वेक्टर्स मिलते हैं वहां पर दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण हमेशा डाइवर्जिंग एंगल होता है। डाइवर्जिंग एंगल मतलब फैलता हुआ कोण, या कह सकते हो बाहर जाता हुआ कोण, ठीक है। टेल टेल कॉम्बिनेशन में कभी गलती नहीं होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखो तो टेल टेल कॉम्बिनेशन हुआ दोनों वेक्टर्स का, तो दोनों वेक्टर्स इस जगह पर मिल गए, तो यहां से दोनों वेक्टर को बाहर जाना चाहिए, फैलना चाहिए। तो इस पॉइंट से देखो P वाला वेक्टर भी बाहर जा रहा है और इस पॉइंट से Q वाला वेक्टर भी बाहर जा रहा है, तो दोनों के बीच में ये जो कोण बना इसका नाम क्या होगा, डाइवर्जिंग एंगल। और इसी डाइवर्जिंग एंगल को क्या कहेंगे, वेक्टर्स के बीच का कोण। लेकिन यहां देखो, यहां थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। यहां पर क्या था कि P वाला वेक्टर जो है और Q वाला वेक्टर कैसा कॉम्बिनेशन कर रहे थे, हेड टेल कॉम्बिनेशन कर रहे थे। तो शर्त ये होती है कि जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर्स मिलते हैं कोण वहीं पर बनता है, वहां से दोनों वेक्टर को बाहर जाना चाहिए। बाहर जाना चाहिए मतलब फैलना चाहिए। तो इस पॉइंट से Q वाला वेक्टर तो बाहर जा रहा है, लेकिन इस वाले पॉइंट पर P वाला वेक्टर क्या आ रहा है, मिल रहा है आकर के, जाना चाहिए था बाहर। तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किया और डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ा दिया। जैसे हमने P वाले वेक्टर्स को आगे बढ़ा दिया, तो अब फिर से हमने देखा कि इस पॉइंट से Q वाला वेक्टर भी फैल रहा है और P वाला वेक्टर भी फैल रहा है, और दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, वेक्टर्स के बीच का कोण। यानी कि इस वाले डायग्राम में दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण क्या होगा, ये वाला। यहां जरा देखिए इस एग्जांपल में, ये L वाला वेक्टर है और ये M वाला वेक्टर है। इस पॉइंट पर दोनों मिलते हैं, हेड टेल कॉम्बिनेशन करते हैं। जब भी गलती करोगे हेड टेल में ही गलती करोगे, टेल टेल में गलती नहीं होती है। अब हेड टेल कॉम्बिनेशन में दोनों वेक्टर्स मिल रहे हैं, पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये L वाला वेक्टर इस पॉइंट पर आकर के मिलता है, जबकि M वाला वेक्टर इस पॉइंट से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, दूर जाना चाहिए। तो इस पॉइंट से M वाला वेक्टर तो दूर जा रहा है, L वाले वेक्टर को दूर ले जाना पड़ेगा ना। और जैसे ही आप L वाले वेक्टर को दूर ले जाओगे, ये देखो फैलता हुआ कोण बनेगा दोनों वेक्टर्स के बीच का, ये बनेगा डाइवर्जिंग एंगल। और जब आप इसको निकालोगे तो 180 से क्या करोगे, माइनस। समझ पा रहे ना बात? एक डायग्राम और बनाते हैं, चीजों को फिर बाद में नोट करिएगा। जब भी गलती करोगे हेड टेल कॉम्बिनेशन में ही करोगे, टेल टेल कॉम्बिनेशन में कभी गलती नहीं होती है। टेल टेल कॉम्बिनेशन होता ही ऐसा है कि जब भी वहां पे दोनों वेक्टर्स मिलेंगे हमेशा उस जगह से क्या करेंगे, डाइवर्जिंग ही होंगे, हमेशा फैलेंगे। जैसे आपने टेल टेल कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम और देखा, ये देखिए यहाँ पर एक वेक्टर ने दूसरे वेक्टर के साथ अपने आप को मिलाया। देखो ये वाला कोण कैसा हो गया, डाइवर्जिंग। यही दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण। जब भी आपके सामने थोड़ा सा वर्किंग आएगी या कोई सिचुएशन आपके लिए जो थोड़ा सा टिपिकल हो सकती है, अगर ध्यान नहीं दिया तो गलत भी हो सकती है, वो है हेड टेल कॉम्बिनेशन। तो अगर हमने एक वेक्टर बनाया लाइक दिस, ये देखिए ये वेक्टर है, इसका नाम रखा हमने A, और एक वेक्टर ये, इसका नाम रखा हमने B, और ये वाला एंगल आपको दे दिया 40 डिग्री, क्योंकि यहीं पर आपसे गलती होने के चांसेस है। तो ज्यादातर सिचुएशंस आपके लिए ऐसी ही बनेगी। अब हमने दो वेक्टर्स बनाए A और B और उनके बीच में एक कोण दिखाया 40 डिग्री, और पूछा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण कितना होगा। आपसे पूछा है कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो कोण है वो कितना होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो
तो फिर आपके दिमाग में केवल एक बात होनी चाहिए कि दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण हमेशा डाइवर्जिंग होता है, फैलता हुआ कोण होता है। मतलब जिस पॉइंट पर ये दोनों लोग आपस में मिलते हैं वहां से हमेशा जो कोण कैसे बनेगा, फैलता हुआ। आपने देखा है यहाँ पर कि भाई ए वाला वेक्टर तो इस पॉइंट पर आकर के मिलता है, जबकि बी वाला बाहर जा रहा है, फैल रहा है। तो ए वाले को अभी क्या करना होगा, आगे फैलाना पड़ेगा। और जैसे ही आप ए वाले वेक्टर को आगे फैलाओगे तो दोनों वेक्टर्स के बीच का कोण कौन सा बनेगा, ये वाला। इसलिए सही आंसर आएगा 180 माइनस का 40। कितना आ जाएगा, 140। ठीक है ना, नोट करिए। हेलो, हाँ सर बताइए। यही है दामोदर नगर में। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि दो वेक्टर अगर हैं हमारे पास और हमें उनका रिजल्टेंट निकालना है तो हमारे पास में ज्योमेट्री में तो दो रास्ते हैं, चाहे आप लॉ ऑफ ट्रायंगल की हेल्प ले लें या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की हेल्प ले लें, चाहे त्रिभुज के नियम को यूज करें या फिर समांतर चतुर्भुज के नियम को यूज करें। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक फार्मूला भी हो जिससे अगर हम कभी डायग्राम ना बनाना चाहें तो फार्मूला लगा करके आंसर मिल जाए। चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए, स्टॉप लेटिंग। ये सब क्वेश्चन ही तो है, इधर देखिए। हम निकालने वाले हैं मैथमेटिकल फार्मूला। लिखना बंद करिए, मैथमेटिकल फार्मूला कैसे निकलता है ये हम बोर्ड पर बताएंगे, आप सीधे आंसर जो है नोट करेंगे इसका। मैथमेटिकल फार्मूला फॉर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट माने परिणामी, फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, मैथमेटिकल फार्मूला फॉर रिजल्टेंट वेक्टर in combination of two given vectors, in combination of two given vectors। दो वेक्टर्स दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि दो से ज्यादा होंगे तो बात नहीं बनेगी, लेकिन आप परेशान ना हो, आपको केवल दो के लिए बात करनी है। हमारे पास में दो वेक्टर्स गिवन होंगे और हम उनको कॉम्बिनेशन में ले आएंगे। अब दो वेक्टर अगर होंगे और कॉम्बिनेशन में हमें जाना होगा तो मेरे पास में दो रास्ते होंगे। हम चाहेंगे तो हेड टेल कॉम्बिनेशन कर लेंगे या फिर मन होगा तो टेल टेल कॉम्बिनेशन कर लेंगे, जो मेरा मन होगा। ये गणितीय फार्मूला जो है आपका दोनों तरीके से आएगा। तो मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब परिणामी सदिश, परिणामी सदिश इन कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स। तो दो वेक्टर ले लिए जाए पहले। चलो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसका नाम ए है, और दूसरा वेक्टर ये है, इसका नाम बी है। तो अब हमें इनके कॉम्बिनेशन का मैथमेटिकल फार्मूला निकालना है। इसको तो हटा दें, दोनों डायग्राम ये वाले। तो बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन लेके चलना है तुमको, हेड टेल या टेल टेल? दोनों से ही फार्मूला था एक ही जैसा आता है, हेड टेल ले लो। तो सबसे पहले हमने ए वेक्टर को लिया, ये रहा ए वेक्टर, ये वेक्टर आ गया। फिर हमने बी वेक्टर को ले लिया और हेड टेल कॉम्बिनेशन किया है, ये हेड टेल कॉम्बिनेशन में दोनों आ गए। यानी इस मैथमेटिकल फार्मूले को निकालने के लिए हमने हेल्प किसकी ली है, ज्योमेट्री की ही हेल्प ली है। लेकिन एक बार फार्मूला मिल जाने के बाद में हम उसको सीधे यूज करेंगे, फिर कभी भी दोबारा डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो अब लॉ ऑफ ट्रायंगल कहता है कि जब हेड टेल कॉम्बिनेशन हो जाता है तो स्टार्टिंग से लेकर के फिनिशिंग तक, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। तो स्टार्टिंग से लेकर के फिनिशिंग तक जो वेक्टर हम बनाते हैं
वही कॉम्बिनेशन का क्या होता है रिजल्टेंट आर। यानी कि किसी को दिखाना हो, किसी को बताना हो तो ऐसे लिखेंगे आर बराबर ए प्लस बी, जिससे ये लोगों को पता चल जाए कि अगर दो वेक्टर आपस में कंबाइंड हुए हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है आर। अब मुझे इस रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए, मैथमेटिकल फार्मूला चाहिए। तो हमने पढ़ा कि दो वेक्टर्स के बीच में जो कोण होता है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण कैसे आएगा, तो भाई ए वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, ये आएगा थीटा। तो यहाँ पे थीटा हो गया ए और बी वेक्टर्स के बीच का कोण, तो थीटा हो गया एंगल माने कोण, किनके किनके बीच में, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब मुझे केवल रिजल्टेंट आर की वैल्यू चाहिए। तो हमने यहां पर इस बनने वाली पिक्चर में कुछ नाम डाल दिए, जैसे मैंने इस पॉइंट का नाम डाल दिया एम, इसका नाम दे दिया एन, इसका नाम दे दिया जे, और एक परपेंडिकुलर यहां से डाला, इसका नाम दे दिया के। तो अगर हम यहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, त्रिभुज का नाम है जेएनके, ट्राइंगल का नाम है जेएनके, इन ट्राइंगल जेएनके, जेएनके। सबसे पहले लगाया साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब यानी परपेंडिकुलर, और कर्ण यानी कि जेएन या एनजे। साइन थीटा बराबर जेके, और ये एनजे क्या है, एनजे तो वेक्टर बी की लंबाई है, और वेक्टर की लंबाई क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो भाई एनजे की जगह पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी, लिख सकते हैं ना। तो यहां से जे के बराबर आ गया मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये हमारा जे के आ गया। इसी त्रिभुज में हमने कॉस थीटा लगा दिया, कॉस थीटा बराबर आधार यानी कि बेस, तो एन के, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण जेएन या एनजे। फिर से कॉस थीटा बराबर एन के, और ये एनजे जो है फिर से वेक्टर की लंबाई हो गई है, तो मॉड ऑफ बी, यहां से आ जाएगा एन के बराबर मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक, अब हमने पूरा त्रिभुज लिया, पूरा त्रिभुज है इन ट्राइंगल एम के जे, एम के जे। पाइथागोरस थ्योरम दिखाई दे रही है इस पूरे त्रिभुज में, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम तो आ जाएगा mj का स्क्वायर इज इक्वल टू mk का स्क्वायर प्लस kj का स्क्वायर। अब mj का स्क्वायर, और देखो mk की जगह पे लिख सकते हैं mn प्लस nk, mn प्लस nk, ऊपर होल स्क्वायर प्लस kj का स्क्वायर। mj तो वेक्टर r की लंबाई है, मॉड ऑफ r स्क्वायर। mn वेक्टर a की लंबाई है, मॉड ऑफ a। nk ये रहा nk, मॉड ऑफ b cos थीटा होल स्क्वायर प्लस kj, kj या jk की बात है ना, मॉड ऑफ बी साइन थीटा होल स्क्वायर। बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना और हमारा अपना जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। देखते हैं सॉल्व करने पर क्या आएगा। ये आ जाएगा मॉड ऑफ आर का स्क्वायर। आपको इस रिजल्ट को देखना है और केवल जो लास्ट का रिजल्ट है वो कॉपी करना है। मॉड ऑफ आर का स्क्वायर, अब यहां पर क्या लिखा है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा और प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर हम इनको पास पास ले जाएं, इसको और इसको, तो क्या चीज खत्म हो जाएगी, थीटा खत्म हो जाएगा।
खत्म हो जाएगा ना। तो देखो मॉड ऑफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और इन दोनों से क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। मॉड ऑफ बी का स्क्वायर कॉमन लोगे, अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा, और प्लस का 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। यहां से आ जाएगा मॉड ऑफ आर का वैल्यू अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। यही सेम रिजल्ट आता अगर हम लोग टेल टेल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो अगर अब आपके पास में हम आपसे कहते हैं कि भाई दो वेक्टर्स हैं, जरा एक क्वेश्चन लिखो, टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स हैविंग की हिंदी क्या होती है, रखना। टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड माने परिमाण 4 यूनिट कॉमा 3 यूनिट। टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 4 यूनिट कॉमा 3 यूनिट, 3 यूनिट, फुल स्टॉप। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। तो वेक्टर्स के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर्स के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर्स के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बताइए सवाल पढ़ के आपके पास में शुरू में कितने वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स हैं कि नहीं? यस सर। पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, दूसरे वाले का 4 यूनिट है, ठीक? 4 और 3 है ना। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट माने जो परिणामी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, चाहे रिजल्टेंट के परिणामी को ऐसे लिखो मॉड ऑफ आर या ऐसे लिखो सिंपल आर, वो कितना है 5। तो आपको दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या चाहिए, कोण चाहिए। आप लगाओगे इस फार्मूले को, क्या है फार्मूला, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई भी बात भूलनी नहीं है भाई। मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरो हटा दो तो ये फिर पैरेलल लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर स्क्वायर लगा होता तो क्या पर जैसे r का मॉड का होल स्क्वायर है, तो सर इसको सर क्या लिख सकते हो, तो भी r का स्क्वायर। r का स्क्वायर। हाँ, जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है मॉड ऑफ p वेक्टर p का स्क्वायर, इसका मतलब है p स्क्वायर। जैसे मैंने किया भी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड ऑफ a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ठीक। अब रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 5 है, रख दिया। a माने पहले वेक्टर की वैल्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 प्लस का 2 3 4 और आगे cos थीटा, दोनों तरफ का वर्ग कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 25 और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 cos थीटा। अब यहां से 25 इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 बराबर 24 cos थीटा। तो यहां से 0/24 बराबर cos थीटा, यहां से cos थीटा बराबर कितना हो गया 24 यानी 0। अब 0 cos की टेबल में 0 किसके पास होता है 90 डिग्री के पास, तो यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना 90। तो इस फार्मूले में आपके सामने कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। एक तो 2 वेक्टर होते हैं और तीसरा उनका रिजल्टेंट होता है, चौथा उनके बीच का एंगल होता है। इन 4 में से कोई 3 चीजें आपको दी जाएंगी और चौथी पूछी जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी अपना सॉल्व कर लीजिए और ये अपनी वर्किंग कर लीजिए। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन हमारी नहीं है,
आप चाहे तो सीधे रिजल्ट नोट करिए, पूरा डेरिवेशन करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये यूज बहुत होना है। ये जो रिजल्ट आपके सामने आया है ये वाला, ये बहुत यूज होना है। अब हम आगे मूव करते हैं। देखो रिजल्टेंट की वैल्यू तो निकल गई, रिजल्टेंट की वैल्यू निकल गई। अब रिजल्टेंट की वैल्यू निकल गई, कभी कभी पूछते हैं कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बताओ। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन, पहले तो आप इसका मतलब समझो। क्वेश्चन में आएगा कि रिजल्टेंट कैपिटल आर, रिजल्टेंट कैपिटल आर की डायरेक्शन भी चाहिए, की डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैपिटल आर का एंगल गिवन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर के साथ, लिखी हुई बात को समझे। रिजल्टेंट आर, तो रिजल्टेंट यहां पर आर है। चलो इस ग्रीन वाले मार्कर को कह देते हैं कि रिजल्टेंट आर है। तो रिजल्टेंट आर ने वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाया है, उसी को कहते हैं डायरेक्शन। क्या कहते हैं? लेकिन वो डायरेक्शन किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। तो कभी उनके मन में आएगा तो पूछेंगे कि रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन वेक्टर बी के साथ कितनी है। ऐसा जो नहीं कि वो हमेशा वेक्टर ए के साथ पूछेंगे, कभी कभी उनके मन में आएगा तो क्या पूछ लेंगे? बी के साथ। तो फिलहाल अभी हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालते हैं वेक्टर ए के साथ, और फिर जो रिजल्ट आता है उसको जनरलाइज कर देंगे तो तुम बी के साथ भी निकाल पाओगे। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन वेक्टर ए के साथ, मान लिया अल्फा है। क्या मान लिया? अल्फा। तो अगर हम इसी कंप्लीट ट्रायंगल में tan अल्फा कर दें तो लेट रिजल्टेंट कैपिटल आर मेक्स, माने बनाता है, एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। कि रिजल्टेंट आर जो है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो पूरे ट्राइंगल में अगर हम tan अल्फा लगाएं तो tan अल्फा सामने वाला परपेंडिकुलर जेके और अपॉन में बेस, बेस में एम के। तो tan अल्फा बराबर जेके और एम के बेस है एम एन प्लस एन के, एम एन प्लस एन के। tan अल्फा बराबर जेके कितना है अपने पास, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम निकालना है वेक्टर ए के साथ। tan अल्फा इज इक्वल टू जेके, जेके की वैल्यू कितनी है? जेके की वैल्यू है मॉड ऑफ बी साइन थीटा। आप लिख सकते हो मॉड ऑफ बी साइन थीटा। और आपको अगर ये पैरेलल लाइंस हटानी है तो ऊपर से क्या डाल होता है? एम एन क्या है? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए को सिंपली ऐसे लिख सकते हो ए, और आपका जो एन के है वो कितना है? मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो बी कॉस थीटा। तो ये जो तुमने रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाली है वो किसके साथ निकाली है? वेक्टर ए के साथ। अब एग्जाम में हमेशा वेक्टर ए के साथ पूछी जाएगी, ये जरूरी नहीं है। तो अब इसको कैसे बनाएं जिससे कि ये हमेशा हमारी हेल्प करे? तो उसके लिए आपके पास में इस क्वेश्चन को, ये जो रिजल्ट है इसको थोड़ा सा आप जनरलाइज करिए। देखो रिजल्टेंट जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा उसका नाम होगा रेफरेंस वेक्टर। बात को समझना। आपके पास में क्या है? दो गिवन वेक्टर है, दो गिवन वेक्टर, और आपने अभी इसमें से एक को तुमने कहा है वेक्टर ए और दूसरे को तुमने क्या कहा? वेक्टर बी। ठीक है ये बात। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आर है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? आर। तो हम आपसे क्या कर रहे हैं, जरा समझो बात को। अगर रिजल्टेंट ने ए के साथ एंगल बनाया तो वेक्टर ए को क्या कहेंगे? रेफरेंस वेक्टर, और वेक्टर बी को क्या कहेंगे? रिमेनिंग वेक्टर। रिमेनिंग माने बचा हुआ। और अगर रिजल्टेंट ने बी के साथ एंगल बनाया तो बी क्या बन जाएगा? रेफरेंस वेक्टर, और ए क्या बन जाएगा? रिमेनिंग वेक्टर। तो दिमाग में पहले इस बात को बिठा लो भाई कि रेफरेंस वेक्टर
वो वेक्टर होगा जिसके साथ रिजल्टेंट कैपिटल आर एंगल बनाएगा और बचा हुआ वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर बनेगा या रिमेनिंग वेक्टर होगा। बस ये बात अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो आप इस फार्मूले को जनरलाइज कर पाओगे। देखो tan अल्फा हमने जो यहाँ पे डिस्कशन किया है, हमने रिजल्टेंट को एंगल बनाने का मौका दिया है कहां से, a के साथ। a क्या बन गया, रेफरेंस वेक्टर। देखो ऊपर है b sin थीटा, तो b का नाम क्या है, रिमेनिंग वेक्टर। तो ऊपर आ गया रिमेनिंग वेक्टर की वैल्यू है और साथ में क्या है, साइन थीटा। और एंगल किसके साथ बन रहा है, a के साथ। a का नाम क्या, रेफरेंस है। यहां पर ये क्या लिखा है, a का मतलब क्या हो गया, रेफरेंस है। तो यहां पर रेफरेंस वेक्टर और प्लस में क्या, रिमेनिंग वेक्टर और साथ में क्या है, cos थीटा। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको इस फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन लिखो, टू वेक्टर्स कैपिटल P एंड कैपिटल Q। P पर भी एरो बनाना, Q पर भी एरो बनाना। टू वेक्टर्स कैपिटल P एंड कैपिटल Q। P के ऊपर भी वेक्टर बना दो, एरो बना दो, Q के ऊपर भी एरो बना दो। टू वेक्टर्स कैपिटल P एंड कैपिटल Q having angle between them 60 डिग्री, 60 डिग्री। टू वेक्टर्स कैपिटल P एंड कैपिटल Q having angle between them 60 डिग्री, 60 डिग्री। फुल स्टॉप। Magnitude of P is 4 unit and magnitude of Q is 6 unit, 6 unit. Magnitude of P is 4 unit and magnitude of Q is 6 unit. Full stop. रिजल्टेंट की डायरेक्शन वेक्टर Q से क्या होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन वेक्टर Q से क्या होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन वेक्टर Q से क्या होगी। चलिए आप बताएंगे, हम केवल बोर्ड पर लिखते जाएंगे। बताइए दो वेक्टर्स कौन कौन है, P है और Q है। P की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 यूनिट। और जो Q की वैल्यू कितनी है, 6 यूनिट। और दोनों के बीच का जो एंगल है जिसको कि हम थीटा लिखते हैं वो कितना है, 60 डिग्री। रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां से पूछी गई है, किस वेक्टर से पूछी गई है, Q से। जो Q का नाम क्या हो गया, रेफरेंस। और P का नाम क्या हो गया, तो देखो Q का नाम हो गया रेफरेंस और P का नाम क्या हो गया, रिमेनिंग। समझ पाए बात को। और अब आपके पास फंडा है, आपने कहा tan अल्फा बराबर ऊपर आता है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का नाम क्या है यहाँ पर, P। तो ऊपर आ जाएगा P sin थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, Q प्लस P cos थीटा। बन गया फार्मूला, बन गया ना। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दें रिजल्टेंट की डायरेक्शन P के साथ क्या होगी, तो P क्या बनेगा, रेफरेंस। और Q क्या बनेगा, रिमेनिंग। फार्मूला बदल जाएगा, फार्मूला जहां पे है नहीं, क्यों नहीं बदल जाएगा। अभी तो Q आपका रेफरेंस बना है और P क्या बना, रिमेनिंग। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आता है रेफरेंस वेक्टर, तो रेफरेंस वेक्टर यहाँ पे कौन है, Q। तब क्या आएगा, P। ऊपर भी बदलेगा।
और कोई पूछे ये अल्फा क्या है, तो अल्फा रिजल्टेंट का एंगल है उसी वेक्टर के साथ जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। आपने रिजल्टेंट का डायरेक्शन किसके साथ चाहिए, क्यू के साथ, तो वो हमने क्या माना हुआ अल्फा, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट अप कर दिया जाए, tan अल्फा बराबर p की वैल्यू है 4 sin 60, q की वैल्यू है 6 प्लस p की वैल्यू है 4 cos 60। तो tan अल्फा बराबर sin 60 की वैल्यू √3/2 रखोगे आएगा 2√3, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, रखोगे तो आएगा 8। tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी √3/4। अब टेबल में ये कोई वैल्यू मिलती है, नहीं मिलती है, तो टेबल में नहीं मिलती तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3/4। समझ पा रहे ना बात। मतलब ये कहने का है कि अगर आपने इसको याद कर लिया तो फायदा नहीं है, इसको याद करो तो फायदा है, ठीक है। नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी अपना सोल्यूशन भी नोट कर सकते हैं और ये रिजल्ट भी अपना नोट कर लें, इसको आप अपना स्टार पॉइंट नोट करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश हम जान चुके हैं कि ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। जैसे हमारे पास में कोई पॉइंट है, गिवन है हमारे पास एक पॉइंट है, वन पॉइंट, और हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। वन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो निर्देशांक हैं, वो x y z है। ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है। z एक्सिस ये रहा बाहर की तरफ बना के दिखाने का। सपोज कर लो ये कोई पॉइंट है और इसके निर्देशांक है x y z। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कैसा होगा, तो आप तुरंत जो है इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें। ये ओरिजिन से मिलाया। अब ये जो पोजीशन वेक्टर होगा इसका नाम होगा OP। तो OP को अगर हम R से लिखें, R से ही लिखा जाता है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है याद रखो। मैंने पहले भी बताया, फिर से आपको बता दूं कि अगर अभी याद रखो, नहीं तो फिर जो है आप इसको भी डिराइव करो। हर चीज को डिराइव नहीं किया जाता। याद रखो, क्या याद रखोगे, अगर कोई वेक्टर है तो जहां पर ये तीर लगता है उसका नाम है हेड, जहां से वेक्टर शुरू होता है उसका नाम है टेल। अब हेड के निर्देशांक पता है, मान लेते हैं x y z, और टेल के भी कोऑर्डिनेट्स पता है x y z। क्योंकि टेल हमारा इनिशियल होता है, प्रारंभिक होता है, इसलिए इसके निर्देशांकों के साथ i लगा दे रहे हैं। i माने क्या, इनिशियल। और ये हेड आपका फाइनल होता है, इसलिए इसके साथ क्या लगा दे रहे हैं, फाइनल, ठीक है। तो वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर निकालने का तरीका होता है फाइनल वाला x, इनिशियल वाला x i कैप, प्लस फाइनल वाला y, इनिशियल वाला y j कैप, प्लस फाइनल वाला z, इनिशियल वाला z k कैप। अब इसको अगर हम लोग प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ हो सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बट हर चीज को प्रूफ नहीं करना है ना, कुछ चीजें हम लोगों ने पहले से कर रखी हैं। तो बस वही काम यहाँ कर दो कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, तो इसके निर्देशांक तो 0 0 0 है, और ये आपका इनिशियल है, ये क्या फाइनल। फंडा लगाओगे तो फाइनल वाला x, इनिशियल वाला x i कैप, फाइनल वाला y, इनिशियल वाला y j कैप, फाइनल वाला z, इनिशियल वाला z k कैप। यहां से r आ गया x i कैप, y j कैप, z k कैप। क्या सीखा कि अगर किसी बिंदु के निर्देशांक पता होंगे तो हम उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का भी पता लगा लेंगे। ठीक है, ये बात, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये कि हमारे पास में दो पॉइंट है। ध्यान देना, गिवन में हमारे पास में 2 पॉइंट, गिवन और गिवन में हमारे पास में 2 बिंदु है, 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट्स है, भी नाम ले लेंगे, और हमें उनके पोजीशन वेक्टर पता है। 2 पॉइंट्स हैं,
और हमें इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर पता है, पोजीशन वेक्टर्स पता है। तो हमारे सामने चैलेंज क्या है, हमारे सामने काम क्या है कि जिन दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर पता है उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो वेक्टर बनेगा वो कैसे निकलेगा। तो हमें पूछा गया हमसे कि अगर हम दोनों पॉइंट्स को मिला दें, अगर हम दोनों पॉइंट्स को मिलाकर मतलब ज्वाइन करके मिलाकर वेक्टर बनाएं तो बनने वाला वेक्टर कैसे निकलेगा, बनने वाला वेक्टर कैसे निकलेगा। तो सीखते हैं एक बार फिर से। ये हमारे पास में एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस है। हमारे पास में दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है। चलो मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास में दो पॉइंट है, ये एक्स है, ये वाई, जेड अपना अंडरस्टूड। दो पॉइंट से मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, इसका कुछ नाम देना है, ये दे दिया इसका नाम, और इसका मुझे पोजीशन वेक्टर पता है, तो ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर। इसको भी कुछ नाम दे दो, आर दे दिया नाम, ए का पोजीशन वेक्टर आर है। एक पॉइंट हमारे पास में और है, कहीं भी हो सकता है, चलो मान लिया वो यहां पर है, बी है। इसका भी पोजीशन वेक्टर पता है, हाँ पता है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर डैश। जरा देखिए डायग्राम को और जो मैंने लिखा उसको भी देखिए। दो पॉइंट्स हैं, हाँ दो पॉइंट्स हैं। हमें इन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स पता है, देख सकते हो, बिल्कुल पता है। तो अब अगर हम दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो अगर हम ए और बी को मिला के वेक्टर तैयार कर लें, तो अब दो रास्ते हैं, या तो तुम वेक्टर ए से स्टार्ट करके बी पे खत्म कर सकते हो, या फिर डी से स्टार्ट करके ए पे खत्म कर सकते हो। चलो हमने एक वेक्टर बना लिया ए से बी की तरफ। ये जो वेक्टर बना ए से बी की तरफ, मुझे वो निकालना है। अगर हम दोनों पॉइंट्स को मिलाकर वेक्टर बनाएं तो बनने वाला वेक्टर कैसे निकलेगा। हमने यहाँ पे कौन सा वेक्टर बनाया, ए बी बनाया। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ये सीखना है, ठीक है ना। कैसे निकलेगा जरा देखते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि लास्ट क्लास में हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा। देखो यहाँ पे त्रिभुज का नियम लगाओ जरा। तो त्रिभुज के नियम के हिसाब से ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर ये वाला वेक्टर होगा। यानी कि त्रिभुज के नियम में क्या होता था, दो वेक्टर रेक्टल कॉम्बिनेशन करते थे, तो जो बचा हुआ तीसरा था वो दोनों का क्या बनता था, रिजल्टेंट। त्रिभुज का नियम लगा रहे हैं, ओ से ए और प्लस ए से बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ से बी। हो गया त्रिभुज का नियम। और ओ से ए क्या है, आर है, और ए से बी क्या है पता लगाना है, और ओ से बी क्या है, आर डैश। यहां से ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा आर डैश माइनस का आर। और आर डैश और आर तो हमें पता है ना, तो ए बी मिल गया भाई। आर और आर डैश तो हमें पता है ना। यदि क्वेश्चन ने कहा है कि जो दो पॉइंट्स हैं आपको उनके क्या पता है, पोजीशंस वेक्टर, ए बी मिल जाएगा। तो क्या सीखा, अगर वेक्टर का नाम है ए से बी, वेक्टर का नाम क्या है, ए से बी, तो आर डैश क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर। आर डैश क्या था, बी का पोजीशन वेक्टर, और आर क्या था, ए का पोजीशन। तो फ्यूचर में फंडा याद रखो, ए से बी, तो यहां पर आएगा बी का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, और माइनस में क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर। समझ पाए बात को कि नहीं। जैसे किसी ने हमसे ये पूछा कि हमने दो बिंदुओं को मिलाया जिनके नाम है सी और डी, तो सी डी वेक्टर क्या होगा, कहां पे खत्म हो रहा है वेक्टर, डी। तो फिर इसको लिखने का तरीका क्या होगा, डी का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर, पीवी माने क्या,
पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन। समझ पाए बात को? यस सर। नोट कर सकते हैं दोनों बातें, ये और ये। सबसे पहले अगर आपको ये बात नहीं पता है तो पहले इसको लिख लो, याद रखो वाली बात, उसके बाद ये दोनों नोट वाले पॉइंट करेंगे। तो हमने सीखा कि अगर मुझे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोगे तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर मुझे दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दोगे तो उन दोनों को मिलाने पे जो पॉइंट बनेगा उसका वेक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर और आगे देखते हैं रिजल्ट्स में क्या है। एक क्वेश्चन आया कि पोजीशन वेक्टर्स फॉर पॉइंट M and N are 3i cap minus 2j cap plus 6k cap and 4i cap minus 2j cap minus का 5k cap respectively। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब m वाले का जो पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदिश वो ये है और n वाले का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है। तो पूछा गया फाइंड, सबसे पहले पूछा गया mn। तो देखो कैसे निकलेगा, mn निकालना है, बाद में कौन आ रहा है, n आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, n। तो n का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख सकते हो Rn, माइनस में क्या हो जाएगा m का पोजीशन वेक्टर, यहां से mn बराबर हो गया। अब n का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये रहा, देखिए क्वेश्चन में 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, और m का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 6k कैप। सॉल्व कर लीजिए, mn आ जाएगा, i का i से i कैप, j का j से कितना आ जाएगा 0j कैप, खत्म हो जाएगा ना j और j, k का k से कितना आ जाएगा माइनस का 11। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं nm निकालो, तो nm के लिए आप क्या करते हैं, nm के लिए बाद में कौन आ रहा है m आ रहा है, तो m का पोजीशन वेक्टर और माइनस में क्या लिखते हैं n का, यहां से nm आ जाता है। तो nm आपका हो जाएगा rm है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, और n का जो पोजीशन वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप 5k कैप। फिर से यहाँ पर आप i से माइनस i कैप आता है, j वाला जो खत्म हो जाता है और k वाला क्या है 11k। अगर आप ध्यान दें तो mn और nm में डिफरेंस केवल क्या निगेटिव का है, अगर mn में निगेटिव लगा दो तो देखो यही बन जाएगा, बन जाएगा, होना भी चाहिए, केवल दोनों लोग डायरेक्शन में कैसे अपोजिट है ना। और ध्यान दें नेक्स्ट, अगर हमारे पास में दो पॉइंट हैं, अगर हमारे पास में दो पॉइंट है, देखो जो आर्टिकल अभी हम मिटा रहे हैं उसमें क्या था दो पॉइंट थे और दोनों के हमें क्या पता था पोजीशन वेक्टर। अब हमारे पास में दो पॉइंट है, हमारे पास में है दो पॉइंट्स और हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, पोजीशन वेक्टर नहीं पता, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पता है। दो पॉइंट्स हैं, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है। तो पॉइंट्स को मिलाने पर जो वेक्टर होगा वो कैसे निकलेगा। क्वेश्चन है पॉइंट्स को मिलाने पर बनने वाले पहला
वेक्टर को कैसे निकालोगे? वेक्टर को कैसे निकालोगे? पहली बात ये है निकालोगे, वो तो जो याद करने वाली बात बताई थी वहां से मिल जाएगा। कैसे? फाइनल वाला x, इनिशियल वाला x, आई कैप। 3 क्वेश्चन पूछते हैं, वेक्टर को कैसे निकालोगे। दूसरा, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे? डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे? और तीसरा, वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे? ये 3 बातें। और जब इन तीनों बातों को हम सीखेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली सीख लेंगे कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। आइए जल्दी से यहां तक करें। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और 2 चीजें नहीं जानते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या है और किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या है। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जान लो कि आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं और हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पता है। तो ये रहे 2 पॉइंट्स जिनके हमें कोऑर्डिनेट पता है, ये x हो गया, ये y हो गया, z हमको और आपको दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। 2 पॉइंट्स हैं, जो भी लेना चाहो ना स्टॉप राइटिंग। जो भी 2 पॉइंट है आपके, जो भी आप नाम दे, चलो इसको नाम दे दिया m, इसका नाम दे दिया n, ये n दे दिया। m के कोऑर्डिनेट पता है, क्या पता है? x y z। और n के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या पता है? x डैश y डैश और z डैश। अभी हम इसलिए इनको इनिशियल और फाइनल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि आप वेक्टर कैसे बनाओगे। अगर आप m से n बनाओगे तो n क्या बनेगा? फाइनल। और m क्या बनेगा? इनिशियल। और अगर आप n से n बनाओगे तो m बन जाएगा फाइनल। इसलिए मैंने उसको डिसाइड नहीं किया। तो पहला है कि वेक्टर कैसे बनाओगे। तो अगर हम इन दोनों को मिलाने से वेक्टर बनाते हैं, चलो बना देते हैं वेक्टर m। जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाने से वेक्टर बना लिया तो बेटा n क्या बना? फाइनल। और m क्या बना? इनिशियल। तो आपसे कहा कि याद करो वो बात, तो उसी से वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर बराबर आता है फाइनल वाला x, इनिशियल वाला x i कैप, प्लस फाइनल वाला y, इनिशियल वाला y j कैप, प्लस फाइनल वाला z, इनिशियल वाला z k कैप। ये तो आ गया वेक्टर निकालने का तरीका। आंसर नंबर 1 आ गया। पूछा ना कि वेक्टर कैसे निकालोगे, तो फैसला हो जाने के बाद, इनिशियल फाइनल का फैसला हो जाने के बाद वेक्टर निकाला है। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ध्यान दें। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, ये जो आई कैप के साथ है, जे कैप के साथ है और जो के कैप के साथ है, वो कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है? तो डायरेक्शन रेशियो बराबर आई कैप का साथी, आई कैप का साथी, आई कैप का साथी, और फिर कॉमा लगाएंगे, फिर जे कैप का साथी। चलो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, और के कैप का साथी, के कैप का साथी। ठीक है ना? तो बस आपको आई कैप का जो साथी है, जे कैप का जो साथी है और जो के कैप का साथी है, उनको पकड़ लेना है और ये बना देंगे आपके डायरेक्शन रेशियो। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो भाई इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। आई कैप के साथ कौन होगा? आई कैप के साथ होगा एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल कॉमन। जे कैप के साथ कौन होगा? वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। और के कैप के साथ कौन होगा? जेड फाइनल जेड इनिशियल। ये भी तो सही है, ये भी सही है। कुछ नहीं, कॉमा लगाना, मल्टीप्लाई कुछ नहीं। बस यहां पे लिखा आई कैप के साथ कौन होगा? एक्स फाइनल एक्स इनिशियल, कॉमा लगाइए, वाई फाइनल वाई इनिशियल, कॉमा लगाइए। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। डायरेक्शन कोसाइन सारी प्रीवियस बातें,
डायरेक्शन कोसाइन को दिक्कोचिया कहते हैं हिंदी में। तो पहले डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है ये सीखो। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है उसको हमने नाम दे दिया अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है उसको नाम क्या दिया बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको नाम दे दिया गामा। तो क्या किया हमने भैया, कोई भी वेक्टर, एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर फॉर्मिंग माने बना रहा है, फॉर्मिंग बना रहा है एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। किसी वेक्टर ने अल्फा एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बनाया है वाई एक्सिस के साथ, बीटा बनाया है वाई एक्सिस के साथ, और गामा बनाया है जेड एक्सिस के साथ। मतलब अल्फा बीटा गामा ये हैबिट में है, हम इनको अपने मन से बदलते नहीं है। आप ये सोचो कि सर फाई ले लो या कुछ और नाम ले लो, तो अल्फा बीटा गामा से ही फेमस है, तो बदल नहीं सकते। तो अल्फा एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ने, और बीटा एंगल बनाया है वाई एक्सिस के साथ वेक्टर ने, और गामा एंगल बनाया है जेड एक्सिस के साथ वेक्टर ने। तो उसी अल्फा पे कॉस लगा दो, बीटा पे कॉस लगा दो, गामा पर कॉस लगा दो, क्या बन गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस अल्फा। तो यही कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इन्हीं को कहते हैं आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कुछ किताबों में कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ना लिख करके एलएमएन लिखा हुआ है। कॉस अल्फा का मतलब हो गया एल, कुछ लोगों ने कॉस अल्फा को किससे लिखा एल से, और कॉस बीटा को किससे लिखा है एम से, और कॉस गामा को किससे लिखा है एन से, एलएमएन से लिखा हुआ है। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालना पड़ता है, बिल्कुल निकालना पड़ता है। जब हम निकालते हैं तो कैसे निकलता है कॉस अल्फा, देखो भाई कॉस अल्फा निकालने का तरीका है कॉस अल्फा आई कैप का साथी अपॉन में वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर की वैल्यू को क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। प्रूफ नहीं करना है, ये सब आप प्रूफ करते हैं पहले, तो अगर किया है तो 100 गुण, नहीं किया तो यहां प्रूफ नहीं करना। कॉस बीटा कैसे निकलेगा भाई, कॉस बीटा आई कैप की जगह पे क्या जाएगा जे कैप का साथी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और इसी तरीके से कॉस गामा कैसे निकलेगा के कैप का साथी और अपॉन में क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखने का विजन का डिफरेंस होता है भाई, आपका विजन कुछ है, किसी दूसरे का विजन कुछ और है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि आई कैप के जो साथ होता है वो कौन होता है एक्स कंपोनेंट, उसे वेक्टर का क्या कहते हैं एक्स कंपोनेंट, और जो जे कैप के साथ होता है वो कौन होता है वाई कंपोनेंट, और के कैप के साथ जो होता है, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो भाई। और जो लोग इसको एलएमएन से लिखते हैं वो इसको ऐसे लिखेंगे एल एम और एम, ठीक है पक्का ना, ये बात समझ में आएगी नहीं। इसका डेरिवेशन हमें नहीं कराना है, क्योंकि अगर आप सभी का डेरिवेशन करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना। निकाल लेंगे ना, कोई वेक्टर सोच लो, जो भी वेक्टर आप सोचना चाहो, तो क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन करना है अभी, तो हमने कहा कि हमारे पास में कोई वेक्टर है, तो ये तो कंफर्म है ना कि जब वेक्टर बनेगा तो आई कैप के साथ कुछ ना कुछ लिखा ही होगा, जे कैप के साथ भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, के कैप के साथ भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो हमने कहा कि मेरे पास में वेक्टर है P,
और वेक्टर P है 3i माइनस का 4j और प्लस का 2k है, ये वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो आपने लिखा cos अल्फा, आई कैप का साथी कौन है 3, और नीचे क्या लेना पड़ेगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है पता ना, अंडर रूट, अगर कोई वेक्टर आई जे के में है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट आई कैप के साथ वैल्यू का स्क्वायर जे कैप के साथ। निकालना जानते हो नहीं जानते? तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट आई कैप के साथ वैल्यू का स्क्वायर, जे कैप के साथ वैल्यू का स्क्वायर और के कैप के साथ वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू आ गई 3 और 4 4 जा 16, 16 4 20, ये आ जाएगा 29। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी लास्ट में आने वाली, से ध्यान से देखना कि भाई अगर कोई वेक्टर आई जे के में लिखा हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। जैसे कोई भी वेक्टर हो इस तरीके से, वेक्टर बराबर है आई कैप का साथ ही कुछ ना कुछ होगा ही, तो यहाँ पर आ जाएगा समथिंग आई कैप और फिर प्लस का समथिंग जे कैप और फिर प्लस का समथिंग के कैप। और अगर कोई मैग्नीट्यूड निकालना है आपको वेक्टर का, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, आई कैप का साथी ऊपर उसके स्क्वायर प्लस जे कैप का साथी इसके ऊपर भी स्क्वायर प्लस के कैप का साथी और इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो यहां पे आपने cos अल्फा तो निकाल दिया, cos बीटा जरा निकाल लें, cos बीटा जे कैप का साथी है -4, मैग्नीट्यूड दोबारा से नहीं निकालना, वही निकलेगा अंडर रूट 29 और फिर cos गामा निकाल लें तो कितना आ जाएगा 2/√2। निकल गया क्वेश्चन। अगर हम इन डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके सबको जोड़ दें, देखें क्या होता है। तो अगर आप डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करें तो पहले मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा, उसके बाद में मिलेगा प्लस में cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा फिर प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ध्यान देना भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। तो cos स्क्वायर अल्फा कितना बन जाएगा 4/29 प्लस cos स्क्वायर बीटा कितना बन जाएगा 16/29, 3 3 9, हाँ 9/29। cos स्क्वायर अल्फा में आएगा 9/29 और cos बीटा में आएगा -4 का स्क्वायर करोगे 16/29 और cos गामा में करोगे तो 4/29। देखो 16 4 20 29 बराबर में क्या आ गया 1, क्या बराबर में आ गया 1। तो एक चीज हमने और सीख ली कि जो डायरेक्शन कोसाइन है उनकी अगर स्क्वायर करके उनको जोड़ा जाए तो वैल्यू कितनी मिलती है 1, ठीक है ना। ये भी सीधे लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन बताने के बाद, क्लियर है ना बात। डायरेक्शन कोसाइन का जो स्क्वायर है वो हमेशा 1 होता है, ये भी एक जबरदस्त पॉइंट होगा। और आपके लिए ये अगर प्रूव करने को आता है थ्रू द एग्जांपल प्रूव कर देना जैसे हमने किया। तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट बन गया। और जिनको एलिमेंट पसंद होगा वो इस चीज को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब ये तुम्हें पता है तो कहता है कि प्रूव करके दिखाओ, प्रूव दैट फॉर अ वेक्टर, किसी वेक्टर के लिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2, ये प्रूव करने को आता है। तो अब ये देखो किसी वेक्टर के लिए, तो अब पता होना चाहिए कि किसी वेक्टर के लिए अल्फा बीटा कहां आए थे। किसी वेक्टर के लिए अल्फा बीटा का मतलब होता था भाई डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन में ये अल्फा बीटा गामा आते हैं। तो कह रहा है कि आपके पास में कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर के लिए प्रूफ करो जहां पर अल्फा बीटा गामा जहां पर भी तुमने पढ़ा है, तो इसको जरा प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो कैसे करेंगे, वी नो दैट, अब यहां से इसको स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। साइन में बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस
साइन स्क्वायर का बराबर क्या हो गया 1। यहाँ पे 1 1 कितने हो गए 3 और नेगेटिव वाले उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। साइन वाले लोगों को हम ले गए राइट हैंड साइड, बाकी सबको ले गए लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ गया 2 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। हो गया। फिर से एक बार जरा सुन लीजिए, इसको हम लोग एज ए क्वेश्चन डील कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रूफ कैसे होता है ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अभी आपको प्रूफ नहीं चाहिए, आपको केवल वर्किंग चाहिए कि हाँ हम ये क्वेश्चंस तो निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन था वेक्टर कैसे निकालोगे, तो तुमको अपना याद है। उसके बाद में डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो आप चाहो तो दिमाग में ऐसे बिठा सकते हो कि किसी भी वेक्टर में आई कैप का साथी जो भी है वो लिखो, कॉमा करके जे कैप का कोएफिशिएंट, फिर कॉमा करके के कैप का कोएफिशिएंट। और सब जानते हैं कि आई कैप का साथी कौन है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। पढ़ा भले ही रेशियो जाता हो लेकिन हम कॉमा ही लगाते हैं, रेशियो का साइन मत लगाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन पहले डेफिनेशन होगी, कोई भी वेक्टर जो x और y और z के साथ अल्फा बीटा गामा जब एंगल बना लेता है तो उसी एंगल पे cos लगा दीजिए, क्या बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकालते हैं आपको फिर एक बार इंफॉर्मेशन दी गई, और एक क्वेश्चन के थ्रू आपने देखा कि जब भी आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल करके उनका स्क्वायर समेशन करते हो यानी वर्ग करते हो, फिर जोड़ते हो तो बराबर कितना आता होगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, और इसी इंफॉर्मेशन पे ये क्या होगा क्वेश्चन नोट करिए। एप्लीकेशन होगा ये। एप्लीकेशन का मतलब आपको क्वेश्चन करना आता हो,